जय हिंद बालकों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आपका हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग हीट का इफेक्ट देखेंगे डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर। एक्चुअल में हीट एक तरीके का एनर्जी का सोर्स होता है और जब वो किसी कंपाउंड को मिलता है और उसके अंदर मौजूद ये बॉन्ड को तोड़ देने में सक्षम है तो ये केमिकल रिएक्शन को करा देगा और ऐसी रिएक्शन जो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन के नाम से जानी जाती है। वास्तव में रिएक्शन में दो फैक्टर काम करते हैं। एक जो सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी को देखता है, कहते हैं कि अगर सबस्ट्रेट या इनऑर्गेनिक सॉल्ट या कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब उतनी ज़्यादा उसने हीट निकाल रखी है, और अगर तुम्हें उस कंपाउंड को तोड़ना है, डिसोसिएट करना है, तो आपको उतनी ही ज़्यादा हीट क्या करनी पड़ेगी, आपका देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में ये कंपाउंड अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। ठीक, ये कंपाउंड अपने कंपोनेंट में क्या करेगा, आपका टूट जाएगा। तो रिएक्शन के होने के लिए ये रिएक्शन होगा कि नहीं, आप दो फैक्टर को बड़े ध्यान से देखा करिए। पहला फैक्टर होता है एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच और दूसरा फैक्टर होता है एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस। अगर दिया गया रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, कहने का मतलब एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऐसी रिएक्शन हमेशा होती है। लेकिन अगर ये बातें एक दूसरे के सपोर्ट में ना हो तो रिएक्शन होना इस बात पे तय होता है कि कौन सा फैक्टर किस पर डोमिनेट करता है। एक्चुअल में हम इन दो फैक्टर की सहायता से एक तीसरी चीज कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी। और ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये तय करती है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव में आ जाए तो हम कहते हैं रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन अकर होगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव में आ जाए तो हम ये कहेंगे रिएक्शन नॉट अकर, होगी ही नहीं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी। जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर खड़े हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसमें ये जो आपका डेल्टा एच वाला फैक्टर है वो इसके सपोर्ट में नहीं, ये एंडोथर्मिक आमतौर पे रिएक्शन होती है इसलिए ये सपोर्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं ये बढ़ जा रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब कि ये फैक्टर सपोर्ट में है। कहने का मतलब हमारा ये है कि थर्मल डिकम्पोजिशन अगर होता है तो वो एंट्रोपी के सपोर्ट में है, जबकि एंथैल्पी इसके अपोज में है। तो अगर आपको रिएक्शन कराना है तो एंट्रोपी को एंथैल्पी पर डोमिनेट कराना पड़ेगा। एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर लो टेम्परेचर है तो एंथैल्पी एंट्रोपी पर डोमिनेट करती है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो ऐसी स्थिति में एंट्रोपी एंथैल्पी डोमिनेट करती है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो रहे हो तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आप रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर लेकर के जाएंगे ताकि एंट्रोपी एंथैल्पी पर क्या करे, आपका भारी पड़े और रिएक्शन क्या होगी, आपका कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से एक बात और याद रखिएगा, अगर कहीं रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ रहा हो, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन हो, तो भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ क्या करेगी, आपका शिफ्ट करेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि ये तो रही भाई प्रोडक्ट के साइड को लेकर के बाद की रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर रिएक्टेंट के साइड की लेकर के बात की जाए तो ये कंपाउंड जितना कम स्टेबल होगा
रिएक्शन उतनी आसानी से होगी, और ये जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी क्या होगी आपका मुश्किल से होगी। आयनिक कंपाउंड के केस में आप लैटिस एनर्जी को चेक करेंगे, और कोवलेंट कंपाउंड के केस में आप कोवलेंट बॉन्ड को चेक करेंगे, उसके नेटवर्क को चेक करेंगे। चलेगा। अब जैसे मान लो लैटिस एनर्जी को आप चेक कर रहे हैं, तो लैटिस एनर्जी अगर कम है तो कंपाउंड आसानी से टूट जाएगा। लैटिस एनर्जी ज्यादा है आयनिक सॉल्ट के केस में तो जल्दी नहीं टूटेगा। और लैटिस एनर्जी कैसे तय करेंगे आप? लैटिस एनर्जी को तय करने का अपने पास में कंसेप्ट है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के प्रोडक्ट के कैटायन और एनायन पर मौजूद चार्ज की संख्या के प्रोडक्ट के। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन और एनायन के सम के इनवर्सली होती है। या हम एक लैटिस एंथैल्पी इफेक्ट भी जानते हैं। क्या चीज? लार्ज कैटायन आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज एनायन और स्मॉल कैटायन आर स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल एनायन। तो इन सिचुएशन में ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। और लास्ट केस, अगर कभी छोटा कैटायन रहे बड़ा एनायन, तो ये एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें एनायनिक रिपल्सन काम करता है लैटिस में, या आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आता है, जिस पर रिलीज लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है और सॉल्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा सॉल्ट बड़ी आसानी से हीट करने पर क्या करेगा आपका? टूट जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। तो कारण है, कार्बोनेट एक बड़े साइज का आयन है जिसमें ये छोटा कैटायन इसको पोलराइज करता है, यानी लैटिस एनर्जी घटती है, घटेगी तो आसानी से डिसोसिएट करेगा। इसमें एक कंपैरेटिवली बड़ा कैटायन है जिसमें लैटिस स्टेबलाइज होता है और रिलीज एनर्जी सफिशिएंट होती है, इसलिए ये कार्बोनेट जल्दी डिसोसिएट नहीं होता है। तो कुल मिला के अगर मैं पॉइंट वाइज अपनी बात को रखूं, तो हम सबस्ट्रेट में ये देखेंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आयनिक सॉल्ट है तो लैटिस एनर्जी पे मेन फोकस करेंगे। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो एटम्स के बीच बने हुए बॉन्ड को फोकस करेंगे। चलेगा। फिर प्रोडक्ट को देखेंगे। प्रोडक्ट में हम किस फैक्टर को देखेंगे? एंट्रोपी और एंथैल्पी वाले फैक्टर को देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही फ्री एनर्जी तय करेगा। और डेल्टा जी अगर रिएक्शन के लिए नेगेटिव में आ गई तो ऐसी रिएक्शन पक्का होगी, और अगर डेल्टा जी जीरो या पॉजिटिव हुआ तो हमें फ्रूटफुल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। रिएक्शन मोस्टली कहाँ चलेगी? बैकवर्ड में। अगर पॉजिटिव है तो बैकवर्ड में, जीरो है तो इक्विलिब्रियम पर चल जाएगा। चलिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो जैसे इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट दिया आप लोगों को कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ एक होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं हीट के लिए, सेंसिटिव टू हीट। इसका मतलब ये है कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आपके सिलेबस में एल्कली मेटल के नाइट्रेट ये बेहद स्टेबल होते हैं। कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पर ये नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस देंगे, लेकिन अगर ये हाई टेम्परेचर है, 500 की जगह 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस देंगे? नाइट्रोजन गैस को देंगे। चलेगा। ये डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का। कैसे? यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ऑक्सीजन का -2, और ये नाइट्रोजन जब अगले में गया तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जबकि यहाँ पर क्या है आपका 0 है। तो +5 से +3 होना रिडक्शन और -2 से 0 होना ऑक्सीडेशन, और दोनों डिफरेंट एलिमेंट एक ही कंपाउंड में हैं। तो ध्यान दें ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स डिकम्पोजिशन का, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स डिकम्पोजिशन का। चलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखें। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट लिया हुआ है
हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो जब कभी अमोनियम सॉल्ट आए, जो कि पिछले 5-7 सालों में 2 से 3 या 4 बार करीब पूछा जा चुका है, तो अमोनियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन है, तो ध्यान रहे करीब करीब 300 डिग्री टेम्परेचर के आसपास डिकम्पोज होते हैं और इनमें 2 डिफरेंट टाइप के केसेस बनते हैं। पहला केस जो इसका बनता है, केस 1 जो इसका बनता है, ये तब जबकि दिया गया सॉल्ट ऑक्सीडाइजिंग एनायन को रखें। ऑक्सीडाइजिंग एनायन से हमारा मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट, परक्लोरेट वगैरह, यानी जो जनरली रिड्यूस हो जाते हों अपने कंपाउंड में। ऐसे अगर एनायंस को अगर ये रखता है तो ऐसी स्थिति में ये अमोनियम या तो नाइट्रस ऑक्साइड में, लाफिंग गैस में ऑक्सीडाइज होगा या नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीडाइज होगा। और ये भी रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल होगी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स का। कैसे? आप ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और यहाँ +6 है। IIT में कम से कम 2 से 3 बार ये डाइक्रोमेट की हीटिंग पूछी जा चुकी है। इससे हम नाइट्रोजन गैस को भी बनाते हैं, याद आया? तो -3 +6 और यहाँ पर कितना हो गया ये, बोलो भाई? यहाँ जो आपका क्रोमियम है ये +3 आ गया, जबकि नाइट्रोजन का कितना हो गया, 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन और क्रोमियम का रिडक्शन, यानी ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग, ये भी आपकी नीट में पूछी गई है। जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लाफिंग गैस बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड, और यही अगर नाइट्राइट हुआ तो कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रोजन गैस बनेगी। ध्यान रहेगा। तो ये स्थिति तब आती है जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन को रखता है, तो ऐसी स्थिति में अमोनियम जो आयन होता है वो नाइट्रस या नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग आयन नहीं है, दूसरा केस, ये सेकंड केस, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, जैसे कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट, एसीटेट हो गया, तो ऐसी स्थिति में अमोनिया गैस निकलती है। और ध्यान से देखें, ये रिएक्शन एग्जाम्पल है किसका, नॉन रिडॉक्स थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि इसमें किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर। तो अमोनियम क्लोराइड है, हिट करेंगे अमोनिया और HCl, अमोनियम सल्फेट है, हिट करेंगे अमोनिया और क्या आपका H2SO4, चल जाएगा। अब कुछ ऑक्सी आयंस आपके सिलेबस में रखे गए हैं जो लगभग हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं। S ब्लॉक में देखने को मिलेगा, B ब्लॉक में देखने को मिलेगा, D ब्लॉक में देखने को मिलेगा। और वो कौन कौन है, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया। तो इन सब का थोड़ा सा एक बार बेसिक कंसेप्ट बना लेते हैं और फिर लार्ज नंबर के इनऑर्गेनिक सॉल्ट का हम हीट कराएंगे और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। चलिए, तो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन देख रहे हैं ऑक्सा सॉल्ट ऑफ मेटल्स का, तो इसमें कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट मेनली है। तो एक बार हम थोड़ा समझें, कार्बोनेट और नाइट्रेट करीब करीब एक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज और ट्राइगोनल प्लेनर, यही व्यवस्था आपकी नाइट्रेट की भी होगी। जो नाइट्रेट एनायन होता है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज और ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब अगर आप मेटल के साथ लोगे तो मेटल के साथ ये आयन पर्टिकुलरली लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे। अब मेरा ये कहना है कि ये लैटिस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर उतना ज़्यादा चाहिए, और ये लैटिस जितना कमज़ोर होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर हमको कम चाहिए। तो अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, ये बिग साइज का एनायन है। आप अगर देखें तो ये बिग साइज एनायन है। तो अगर ये बिग साइज एनायन है तो ये बिग साइज अगर कैटायन रहे, बिग साइज कैटायन रहे, तब तो ये लैटिस
स्टेबल होगा, और बिग साइज कैटायन का मतलब मोर बेसिक कैटायन। जितना ज़्यादा कैटायन का बेसिक नेचर होगा ये लैटिस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बिग साइज का कैटायन रहे, बेसिक कैटायन रहे, तो लैटिस स्टेबल होगा और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊं, यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो जो भी कार्बोनेट और नाइट्रेट बड़े साइज के हैं, एल्कली मेटल के अगर हैं, तो एल्कली मेटल के आप कार्बोनेट को अगर आप हीट करो तो लिथियम कार्बोनेट, ध्यान देना, ये डिकम्पोज हो जाता है। आमतौर पे मेटल कार्बोनेट को जब भी डिकम्पोज किया जाएगा ये, तो कार्बोनेट में मौजूद जो ये ऑक्सीजन है, अगर ये छोटे साइज का हुआ, लेस बेसिक हुआ, तो ये ऑक्सीजन इस मेटल आयन के द्वारा पोलराइज कर ली जाएगी। और जब इसे पोलराइज किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड और कौन सी गैस देगा, CO2 गैस देगा। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। इसी तरीके से अगर मैं मेटल नाइट्रेट की बात करूं, तो मेटल नाइट्रेट अगर आप लेकर के चलोगे और ये स्मॉल साइज का कैटायन हुआ, लेस बेसिक कैटायन हुआ, तो ये ऑक्सीजन को पोलराइज करेगा, और ऑक्सीजन को पोलराइज करने के बाद ये करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, और थोड़ी सी कौन सी गैस निकलेगी, आपका ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेकिन ये जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। अब अगर मैं एल्कली मेटल में आऊं, तो एल्कली मेटल बड़े साइज के कैटायन होते हैं और ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इनको आप हीट करोगे कार्बोनेट के केस में, तो ध्यान देना कि ये कार्बोनेट नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते, और होंगे भी कब, जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आओगे तो ये पहले मेल्ट होंगे, और इससे भी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब ये डिकम्पोज होंगे, अदरवाइज ये डिकम्पोज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ लिथियम कार्बोनेट इस बात का एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि लिथियम छोटे साइज का कैटायन होता है, इसकी पोलराइजिंग पावर बेहतर है। तो पोलराइजिंग पावर बेहतर है तो ये ऑक्सीजन निकाल करके ऑक्साइड और कौन सी गैस देगा, आपका CO2 गैस चल जाएगा। इसी तरीके से, लेकिन इसके अलावा अगर मैं यही अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट ले लूं, तो ये कम बेसिक हैं, छोटे साइज के हैं, और कम बेसिक और छोटे साइज के हैं तो ये आसानी से ऑक्सीजन को पोलराइज करके ऑक्साइड और कौन सा गैस देंगे, CO2 गैस देंगे, चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं एल्कली मेटल के नाइट्रेट ले लूं, नाइट्रेट ले लूं, तो बड़े साइज का है, बेसिक है, तो ज़्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में नाइट्राइट और कौन सी गैस देता है, ऑक्सीजन गैस, चलेगा। या और हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे तब NO2 गैस आपको मिलेगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। लेकिन फिर वही एक एक्सेप्शन है, कौन, लिथियम नाइट्रेट। क्यों? ये वही बना देगा, लिथियम ऑक्साइड, NO2 और O2, छोटे साइज का है, लेस बेसिक है, इसलिए इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग NO2 और O2 बन जाएंगे। बोलो, ध्यान रखोगे? यही अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्रेट ले लूं, या मैं P ब्लॉक का नाइट्रेट ले लूं, तो हीट करूंगा तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड NO2 और क्या मिलेगा, O2, क्योंकि ये मेटल छोटे साइज का है। भाई राइट साइड में अगर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज घटेगा, इसका बेसिक नेचर कम, यानी ये डिकम्पोज होकर के NO2 और क्या देगा, आपका O2 देगा, चलेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं सल्फेट पर।
अगर हम बात सल्फेट आयंस की करते हैं या सल्फेट वाले ऑक्सी सॉल्ट की करते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सल्फेट 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे। ये sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर बनाता है। sp3 हाइब्रिडाइज ये टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर बनाता है। साथ में ये लार्ज एनायन है। तो मेरी एक बात याद रखना कि आमतौर पे जब मेटलाइन इसके साथ में सॉल्ट बनाएगा और ऐसी स्थिति में इस मेटलाइन का साइज अगर बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी सॉल्ट की क्या करेगी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या करेगी, आपका बढ़ेगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मेटलाइन जितना बड़े साइज का है या जितना बेसिक होगा, बेसिक नेचर मेटलाइन का जितना ज़्यादा होगा, हम कहेंगे कि लैटिस एनर्जी, स्टेबिलिटी और टेम्परेचर इसके डिकम्पोजिशन का उतना ज़्यादा होगा। अगर इसी को हम कार्बोनेट या नाइट्रेट से कंपेयर करें तो कार्बोनेट या नाइट्रेट में मेटल आयन के द्वारा पोलराइज कर लेना आसान था क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का था, पर ये टेट्राहेड्रल 3D पैक्ड स्ट्रक्चर है तो इससे पोलराइज कर पाना क्या होगा, आपका मुश्किल होगा। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, सल्फेट सॉल्ट का जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा सेम मेटल के कार्बोनेट और नाइट्रेट से ज़्यादा आएगा, चलेगा, क्योंकि इनको पोलराइज किया जा सकता है। यहां मैं लिख दूं नॉट इजिली पोलराइजेबल, इजिली पोलराइजेबल, ये आसानी से पोलराइज नहीं किए जा सकते, लेकिन ये कंपैरेटिवली इजिली पोलराइजेबल, ये आसानी से पोलराइज किए जा सकते हैं। सो इनका जो डिसोसिएशन टेम्परेचर होगा वो लो होगा और सल्फेट का जो होगा कंपैरेटिवली हाई होगा। अब एक मेटल सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो पहले ये मेटल ऑक्साइड और SO3 में जाएगा, लेकिन अगर ये टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो फर्दर ये SO3 टूट करके SO2 और कौन सी गैस देगा, ऑक्सीजन देगा, चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेटल सल्फेट की हीटिंग को, ठीक है। तो पहले ऑक्साइड और SO3 और फिर जो है ऑक्साइड SO2 और O2, लेकिन टेम्परेचर को काफी बढ़ाने के बाद, ठीक। तो ये मैंने जनरल सी मैकेनिज्म आपको बता दी सॉल्ट की हीटिंग पर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की हीटिंग पर। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सॉल्ट को लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि इनको हीट करने पर कौन कौन से प्रोडक्ट मिल पाएंगे। मैक्सिमम कंसेप्ट से निकल जाएगा और कुछ को मेमोराइज भी कर सकते हैं। इतना बड़ा टास्क है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। बोलो भाई, चल जाएगा? चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ले लिया? चलिए, हमने आपके ग्रीन बोर्ड पर 3 प्रकार के सॉल्ट को लिया हुआ है। सबसे पहले ऐसे मेटल सल्फेट, ये तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि सल्फेट आयन इजीली पोलराइजेबल नहीं होता है, तो जल्दी डिकम्पोज नहीं करेगा और बहुत हाई टेम्परेचर रखेंगे तभी ये डिकम्पोज करता है। सबसे पहले मैंने MgSO4.7H2O लिया। ये परगेटिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हीट करेंगे तो क्रिस्टलाइन वाटर इसका अलग होगा, लेकिन सल्फेट वाला पार्ट अलग नहीं होगा। दूसरा जिसे आप ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, तो ये जो ब्लू विट्रॉल है इसको अगर 100 डिग्री पर आप हीट करेंगे तो केवल जो क्रिस्टलाइन वाटर है, या बल्कि यूँ कहें कि जो कोऑर्डिनेटेड वाटर है, ये यहाँ पर कौन सा वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर, ये अलग होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है क्रिस्टल के साथ में, ये अलग नहीं होता। हाँ, और टेम्परेचर हीट करोगे नियर टू 200 के आसपास, तब ये वाटर निकलेगा। और 300 के आसपास अगर आप इसको हीट करोगे, ये देखिए
300 डिग्री के आसपास, तब जाकर के ये ब्रेक करेगा CuOSO3। ठीक, ये इसमें वाटर नहीं बचेगा क्योंकि आप एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट हीट कर रहे हैं। आगे की तरफ देखें तो मैंने फेरस सल्फेट लिया। फेरस सल्फेट को हीट करने पर ये टूट जाता है, कारण यहाँ जो ये फेरस आयन है इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। एक तो चार्ज है और दूसरा इसके पास इसके इनर सेल में नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, सो ये डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट .2H2O लें, इसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा भी हुआ है। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। 120 डिग्री पर आप इसे अगर हीट करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे POP कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिससे कि हम खांचे वगैरह बनाने का काम करते हैं, बोन्स को फिक्स करने का काम करते हैं, ये चीज़ रहता है। इसी तरीके से अगर सोडियम बाइसल्फेट को आप हीट करो तो ये सल्फेट और कौन सी गैस देगा, SO3 गैस देता है। फेरिक सल्फेट को अगर आप हीट करते हैं, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चूंकि इसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी होती है तो ये इसको आसानी से क्या करता है, आपका पोलराइज कर देता है, और कौन सी गैस बनेगी, SO3 गैस बनती है। इसकी पोलराइजिंग पावर फेरस की पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फजान रूल इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं, सो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो एनायनिक क्रिस्टल की ऑक्सीजन को खींच लेगा और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। CaSO4.H2 अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करें, POP को हीट करें मोर देन 120 डिग्री टेम्परेचर, तो ये डेड बॉन्ड प्लास्टर बनाता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इसको कहते हैं, और जो भी वाटर होता है वो अलग हो जाता है। नाउ दूसरे तरीके के केस पर आए तो हमने एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट लिए। तो जैसा कि अपने बीच में पहले ही तय है कि बाइकार्बोनेट इजीली पोलराइजेबल होते हैं, नतीजा चाहे एल्कली मेटल का हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल का हो, ये डिकम्पोजिशन पर कौन सी गैस देंगे, CO2 गैस, और साथ में बनाएंगे कार्बोनेट। यू नो दैट कि कार्बोनेट आर थर्मली मोर स्टेबल देन बाइकार्बोनेट। कारण ये होता है कि इनका एनायन का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और जब एनायन छोटा हो जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी घट जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी घटेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब लैटिस एनर्जी का बढ़ना, और लैटिस एनर्जी के बढ़ने का मतलब क्रिस्टल का स्टेबल होना। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कार्बोनेट का जिक्र किया है, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बोनेट में इनको छोड़ करके, लिथियम को ले करके, लेकिन इनको छोड़ करके कौन कौन, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनको, क्योंकि ये बड़े साइज के मेटल आयन हैं, बेसिक आयन हैं, और ये लैटिस को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, तो इनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके डिकम्पोज होकर के कौन सी गैस देंगे, आपका CO2 गैस देंगे। चलेगा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और सॉल्ट देखते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ हाइड्रेटेड हैलाइड्स की बात हो रही है, सम हाइड्रेटेड हैलाइड्स। तो ये डिकम्पोज होते हैं तो ऑक्सी सॉल्ट देते हैं। जैसे कि हम हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड लें, तो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड जो है नॉर्मल हीटिंग पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl और वाटर देगा। लेकिन अगर इसी का आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे तो केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड, HCl और क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। इसी तरीके से हमने हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड का दिया हुआ है कि 50 डिग्री पर ये हेक्साहाइड्रेट से टेट्राहाइड्रेट होगा, 58 डिग्री पर ये टेट्रा से डाईहाइड्रेट होगा, और 140 पर ये एनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाएगा। इसी तरीके से अगर हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड की बात कर ली जाए, और ये IIT और नीट में पूछा गया है, ठीक है जी, हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड की बात कर ली जाए तो ये फेरिक ऑक्साइड HCl और किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, और ये नॉन रिडॉक्स हीटिंग होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज
नहीं होता। अगला आते हैं हीटिंग ऑफ थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट में आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 220 डिग्री टेम्परेचर पर सोडियम थायोसल्फेट को, हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट को हीट किया जाए तो ये एनहाइड्रस होता है, और यही टेम्परेचर अगर 230 करेंगे तो फाइनली ये सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड में क्या करेगा, आपका ब्रेक कर जाएगा। चलेगा। अब आते हैं हम लोग हीटिंग ऑफ मेटल सल्फाइड इन एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आमतौर पर रिएक्शन रोस्टिंग कहलाती है और ये यूज की जाती है मेटलर्जी में। इसमें जितने भी सल्फाइड होते हैं ये ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज किए जाते हैं अपने ऑक्साइड्स में, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। और ये रिएक्शन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। -2 से +4 ऑक्सीडेशन और 0 से -2 ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। आमतौर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल बिल्कुल नीचे की तरफ पाए जाते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो इन मेटल के ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आप इनको हीट कर देंगे तो ये डिसोसिएट करके प्योर मेटल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिल्वर को लिया है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है, तो जितने भी सिल्वर सॉल्ट है अगर तगड़ा हीट कर दोगे तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट जरूर होंगे, लेकिन ये ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं और फिर टूट करके सिल्वर दे देंगे। चलेगा, बोलो भाई। तो सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ठीक है, जो भी मेटल आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ है, बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो उन सब में हमको कंपैरेटिवली मेटल मिल जाता है। या अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे, जो मीडियम में पाए जाते हैं। जो एकदम नीचे है वो तो सीधे मेटल में जाएंगे। चलेगा, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम हैलाइड्स को हीट करेंगे तो आमतौर पे ये स्टेबल होते हैं, नॉर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डिकम्पोज कर जाते हैं। जैसे आप ये मर्क्यूरस क्लोराइड को ले लीजिए, Hg2Cl2 या कैलोमल इसको बोलते हैं, ठीक, और ये हीट करने पर देता है कोरोसिव सब्लिमेंट HgCl2 और साथ में मरकरी। इसी तरीके से गोल्ड क्लोराइड लीजिए, ऑरिक क्लोराइड लीजिए, औरस क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, AuCl और क्लोरीन देता है। फेरिक क्लोराइड को लीजिए, फेरस क्लोराइड और क्लोरीन देगा। अमोनियम क्लोराइड को लीजिए, अमोनिया और HCl देता है। चलेगा। इसी तरीके से जो नाइट्रेट्स हैं ये डिकम्पोज होते हैं हीटिंग पर, ये तो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और NO2 और O2 देते हैं। बस केवल एक आध एक्सेप्शन थे, कौन से, अल्कली मेटल नाइट्रेट, जो कि हीटिंग पर नाइट्राइट और ऑक्सीजन देते थे, केवल एक को छोड़ करके, कौन, लिथियम नाइट्रेट को। तो चलो, क्यूप्रिक नाइट्रेट हीट करेंगे, CO और NO2 O2 देगा। चलेगा। इसी तरीके से मर्क्यूरिक नाइट्रेट को हीट करेंगे, Hg, NO2 और O2 मिलता है। लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर ऑक्साइड NO2 और क्या देता है, O2 देता है। लेकिन यही अगर हम सोडियम नाइट्रेट लेते तो केवल सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन मिलता, NO2 गैस नहीं मिलती। मिलती कब NO2, जब 800-900 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते तब NO2 मिलती। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर कंसेप्ट भी है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है, तो सॉरी ऑक्सीडाइजिंग आयन है, तो अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड में। सिल्वर नाइट्रेट देखिए, सिल्वर मेटल मिला और साथ में कौन सी गैस मिली, NO2। इसी तरीके से मैग्नीशियम नाइट्रेट में ऑक्साइड NO2 O2। अब हम लोग यहाँ डील करेंगे सम हीटिंग विच शो चेंज इन कलर, जो कलर को बदल देता है। जैसे आप जिंक ऑक्साइड को देख लीजिए, ये अगर रूम टेम्परेचर पर है तो वाइट कलर का होता है,
लेकिन अगर इसको हीट कर दो तो एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये येलो कलर का होता है। तो यहाँ कुछ हीटिंग अपने कलर के चेंज के लिए भी जानी जाती है कि सबस्ट्रेट में कुछ कलर, प्रोडक्ट में कुछ कलर। जैसे हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करें तो ये रेड कलर का होता है और हीटिंग पर मरकरी देता है जो कि सिल्वरी वाइट होती है। आपने रॉड्स में देखा होगा। रेड लेड सिंदूर या मीनियम को बोलते हैं जो कि रेड कलर का होता है और हीट किए जाने पर लिथार्ज देता है जो येलो कलर का होता है। इसी तरीके से PbO2 ये ब्राउन कलर का सॉलिड है और इसे अगर आप हीट करेंगे तो वही लिथार्ज जो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, उसमें बदल जाता है। चलेगा? चलिए कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो आपका कलर शो करते हैं। जैसे कि हम क्यूप्रिक कार्बोनेट है, इसको अगर हम हीट करें तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कि ब्लैक कलर में आता है। जिंक कार्बोनेट है, वाइट कलर का होता है। इसको हीट करने पर ऑक्साइड और कौन सी गैस निकलती है, CO2। ये अगर RTP पर है तो वाइट कलर का, लेकिन अगर हॉट कंडीशन में है तो येलो कलर का। और इसका येलो कलर क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से होता है जो कि आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफेक्ट में पढ़ा था। क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में है तो ये कलरलेस होगा, वाइट। इसीलिए एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट का इस्तेमाल मॉइस्चर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर मिलती है ये उसको लेकर के ब्लू विट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक नाइट्रेट हीट करेंगे तो ऑक्साइड NO2 और O2, आप जानते हैं नाइट्रेट की प्रॉपर्टी है। अमोनियम कार्बोनेट पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन में या नाइट्रस ऑक्साइड में। तो यहाँ ये नाइट्रोजन में बदला है, ये बात ध्यान रखने वाली है। हाँ, इसका कलर ऑरेंज होता है और एक किसमें चेंज हुआ है, ग्रीन कलर में। इसी तरीके से कुछ हीटिंग हमने यहाँ पे दिया है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हीट करने पर ऑक्साइड NO2 और O2 देता है। ऑक्साइड है सिल्वर का तो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनेट है तो ये सब हाई टेम्परेचर पर सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेड नाइट्रेट है तो ऑक्साइड NO2 और O2 देगा। मैग्नीशियम का भी नाइट्रेट है तो ऑक्साइड NO2 और O2 देगा, क्योंकि नाइट्रेट नॉर्मली हीटिंग पर क्या देते हैं आपका, ऑक्साइड NO2 और O2। इसको छोड़ करके एल्कली मेटल के जो बड़े साइज के नाइट्रेट हैं, लिथियम को छोड़ करके, मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बात हो रही है। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड ये नीट में पूछा भी गया है, तो एल्यूमिना HCl वाटर में कन्वर्ट होता है। एल्युमिनियम सल्फेट अगर है तो एल्यूमिना और SO3 गैस देता है, ध्यान दीजिएगा। यही अगर मैग्नीशियम, जिंक या बेरिलियम सल्फेट लिया जाए तो ये अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड SO2 और O2 में जाते हैं, SO2 और O2 में जाते हैं। चलेगा? चलिए कुछ एक और एग्जांपल के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ मैंने स्पेशल कंपाउंड आपकी टेक्स्ट बुक से भी उठाए हैं और उनका हीटिंग प्रोडक्ट हमने दिया हुआ है। जैसे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट लेंगे तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट वाटर और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर जिंक अमोनियम फॉस्फेट लेंगे तो जिंक पायरोफॉस्फेट वाटर और अमोनिया में तब्दील होगा। टिन ऑक्सलेट लेंगे तो स्टेनिक ऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्सलेट ये पूछा हुआ रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या चीज़ बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कई बार पूछा गया। ऑर्थोबोरिक एसिड आपकी NCERT का है। टेम्परेचर के साथ आपको दिमाग में रखना है कि पहले ऑर्थोबोरिक एसिड मेटाबोरिक में कन्वर्ट होता है, पायरोबोरिक में कन्वर्ट होता है, लास्ट में बोरिक एनहाइड्राइड देता है। पोटेशियम क्लोरेट ये भी आपकी NCERT का है। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हीटिंग है ये, ठीक है। इसी तरीके पोटेशियम डाइक्रोमेट नीट में 3-4 बार पूछा हुआ है, जो कि पोटेशियम क्रोमेट क्रोमिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। सिमिलरली पोटेशियम परमैंगनेट की हीटिंग कई बार पूछी हुई है। पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नेट में बदलता है और साथ में मैग्नीज डाई ऑक्साइड देता है। तो ये रिएक्शन
आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन -2 से किस में गया आपका 0 में। तो ये ऑक्सीजन के प्रिपरेशन में भी यूज की जाती हैं ये तीनों रिएक्शन। और साथ में ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हीटिंग का एग्जाम्पल है। आयरन ऑक्साइड को हीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड CO और CO2 मिलता है। क्यूप्रिक क्लोराइड को हीट करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और क्लोरीन मिलता है। हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड को हीट किया गया, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड मिलता है। बोरेक्स Na2P4O7.10H2 हीट करेंगे तो पहले ये एनहाइड्रस फॉर्म में जाता है और बाद में फर्दर हीट करने पर सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड देता है। लास्ट में हमने लेड एसीटेट की हीटिंग बताई है। लेड कार्बोनेट और एसीटोन बनता है। ये ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन कॉमन है। यहाँ पर एनहाइड्रस माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है NaNH4HPO4 जो हीटिंग पर अमोनियम सोडियम मेटाफॉस्फेट और क्या देता है आपका वाटर देता है। चल जाएगा। तो बालकों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पकड़ में आ रहे होंगे। आपके नॉलेज में हम कुछ इंक्रीजमेंट करने में कामयाब होंगे। आपके जो लो फॉल्स होंगे उनको भरने में कामयाब होंगे। चलेगा। तो इनको पढ़ने का तरीका बिल्कुल क्लियर है। आप पहले डिटेल में एक बार पूरा लेक्चर बना लें, इत्मीनान से पेन और पेपर पे नोट कर लें इसको पूरा और फिर जो पॉइंट्स हैं इनको फास्ट रिवीजन के लिए तेजी से वीडियो को क्या करें आपका चलाएं। साथ ही साथ हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आप इन वीडियोस को सीरियसली लेते हुए अपनी रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। जो समय मिला है इसे यूटिलाइज करना है, ना कि इसको खराब करना है। चलेगा। तो हमारी पूरी टीम न्यू ACNI और शारदा क्लासेस आपके साथ हर स्तर पे जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम को लेकर के, सॉल्यूशंस को लेकर के हर स्तर पे आपके साथ मदद को खड़ी है। चलेगा। तो आप भी हमारा जो है कुछ भला करते चलिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कोई बात नहीं पकड़ में आ रही तो उसको लिख करके भेजिए ताकि हम उसको अपने अगले वीडियो में क्या कर सकें, आपका सुधार कर सकें। कोई दिक्कत है तो उसको बताइए, उसको हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकें, आपका मेंशन कर सकें। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर वीडियोस काफ़ी बड़े बड़े हो जा रहे हैं, तो मैंने उसका भी सलूशन निकाला कि डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम को मेंशन करता हूँ टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो में आपको पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में उस टाइम को आप जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक बड़ा वीडियो कई छोटे छोटे वीडियो से मिल करके बना हुआ है। और भैया आप IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई एकेडमिक BSc या MSc का तैयारी नहीं चल रहा है ये, तो इसकी अपनी तो कुछ कीमत है ना। अपना तो नॉलेज का कुछ लेवल है, सर्टेन लेवल है, तो वो तो आपको सब्जेक्ट सीखने पर ही मिलेगा। हवा में नहीं मिल सकता, सपने देखने पर नहीं मिल सकता है। चलेगा। तो लगे रहिए इस मेहनत के टाइम में अपनी पूरी इफिशिएंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और हमको और हमारी टीम को पूरी तरीके से आप सपोर्ट करिए। हम आपको सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले। क्योंकि दोनों लोगों का एक ही लक्ष्य है। आपका लक्ष्य AIR 1 लाने का है और हमारा लक्ष्य अपने यहाँ से AIR 1 लाने का है। चलेगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।